यहां पर अभी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका अवकलन करेंगे। किसके विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपान क्या आ जाएगा डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो x है, इंडिपेंडेंट क्या है थीटा है। स्वतंत्र चर आपका क्या है थीटा है, और परतंत्र चर क्या है आपका x है। तो यहां पर आ जाएगा d अपान डी थीटा a कॉस क्यूब थीटा। तो देखो यहां पर क्या कहानी है कि a कांस्टेंट है, ये बाहर निकालो, ये बाहर निकाल लिया आपने d अपान डी थीटा। जो लोग सही से पढ़ के आए उनको नहीं दिक्कत होगी। ये जो क्यूब लगा है ना, इसका मतलब कुछ ये होता है, ये चीज ध्यान रखो, जो बीच में जो लगा होता है ना क्यूब, तो ये होल स्क्वायर में काउंट होता है। अब ये कैसा दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपको किस रूप का दिख रहा है, तो याद करिए d अपान डी एक्स, ये कुछ आपको ऐसे दिख रहा होगा nx n माइनस 1, यानी d अपान डी एक्स कॉस थीटा की पावर 3, 3 आगे लाओ, कॉस थीटा कितना है 3 माइनस 1, d अपान डी थीटा अगेन कॉस थीटा 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा, बस यहीं तक। अब देखिए क्या हुआ, a जब आप इसका करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा कॉस थीटा और 3 माइनस 1, अगेन d अपान डी थीटा कॉस थीटा, तो 3 ऐसे लिख दिया सही से कॉस थीटा, और जो 2 बचेगा वो ऐसे लिख दो, ठीक। और कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं हम लोग माइनस साइन थीटा। अब ये ऐसे ही लिखा रहेंगे, ये आपने dx अपान डी थीटा आपने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे dy अपान, यहां से देखिए हम लोग क्या निकालेंगे dy अपान डी थीटा हम निकालेंगे। ये की पॉइंट है थीटा पाई बाई 4, ये बात अपना देख लीजिएगा। यहां से हम निकालेंगे dy अपान डी थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष ही चलेगा, क्योंकि ये आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है dy अपान डी थीटा। तो इसमें देखिए d अपान डी थीटा, a दिया है b दिया है, a दिया है, तो a साइन क्यूब थीटा। अब देखो a बाहर आ गया, वैसे ही अब करना है डिफरेंशिएशन जैसे पहले मैंने किया था, d अपान डी थीटा, ये है साइन थीटा का होल क्यूब, a आगे ले आओ 3 आगे आ गया, साइन थीटा 3 माइनस 1 अगेन d अपान डी थीटा साइन थीटा, तो a 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक बात, और ये क्या बचा cos थीटा। तो देखो ये आपका क्या निकला, यहां से dx अपान डी थीटा निकाल लिया, यहां से dy अपान थीटा, लेकिन ये चीज नहीं निकालनी है आपको, मतलब निकालनी है लेकिन इस चीज की मदद से कुछ और चाहिए था आपको, और वो क्या चाहिए था dy अपान dx, क्योंकि मैंने पहले बताया इस पूरी एक्सरसाइज में खेल dy अपान dx का ही चलेगा। तो dy अपान dx अगर हम निकालेंगे तो देखिए क्या dy अपान dx को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं dy अपान डी थीटा और dx अपान डी थीटा, ऐसे लिख लिया, क्योंकि डी थीटा कट जाएगा, ये फिर से आ जाएगा। तो dy अपान डी थीटा की वैल्यू देखो ये थी, क्या थी, ये थी 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, और नीचे 3a कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या था यहाँ पर साइन थीटा, जरा इधर देखो 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज थी। देखो ये कटा, ठीक है, और ये कॉस थीटा इससे शहीद हो गया, ये इससे शहीद हो गया, क्या बचा आपका माइनस का बचा आपका tan थीटा, साइन बाई कॉस माइनस, और माइनस आपको मुफ्त मिल रहा है dy अपान dx, यानी ये क्या बना माइनस tan थीटा, ये dy अपान dx आपने निकाला। ये dy अपान dx, ये जो ढाल है ये स्पर्श रेखा का ढाल है, स्पर्श रेखा का ये ढाल है, यानी कि स्लोप है, यानी कि ग्रेडियंट है। लेकिन आपको जो कंडीशन दी गई थी वो क्या दी गई थी, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको चेक करना, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, यानी dy अपान dx एट थीटा पाई बाई 4। और मैंने अभी आपको बताया था इसको हम लोग क्या बोलते हैं nt, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता।
तो ये देखिए -10 और थीटा की जगह π/4 रखिए, कितना आ गया आपका, ये आ गया -1। तो ये एम्प्टी निकल आया। अब आपको किसका चाहिए, अविलंब का निकालना। इसमें यहां तक एक सवाल लग गया, अभी तक तुम यहीं तक निकाल लेते, एक हाथ उन्होंने आगे बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। यानी अविलंब की प्रवणता थीटा इक्वल टू π/4 पर, यही पूछा गया, कोई बात नहीं। फार्मूला हमें पता है, mn इक्वल टू क्या उतना है, और ये -1/mt। अभी क्या निकाला आप लोगों ने, -1 निकाला है, तो ये आ गया आपका 1। तो देखिए ये अविलंब की प्रवणता भी आपकी निकल आई। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले आपको जो वक्र दिया गया था, अब देखिए वक्र आपको x प्राचल समीकरण के फॉर्म में दिया गया है, तो x दिया गया, यहां से dx/d थीटा निकाला, यहां से dy/d थीटा निकाला। ये आपने पीछे के डेरिवेटिव में एक एक्सरसाइज है, उसमें आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि dy/dx इस तरीके से, इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो dy/dx कैसे निकालते हैं। और dy/dx इसलिए आपको निकालना जरूरी है क्योंकि उसको हम लोग ढाल कहते हैं। जब तक आप स्पर्श रेखा का ढाल नहीं निकालेंगे तब तक आप अविलंब का ढाल निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, स्पर्श रेखा का ढाल जब आप निकालेंगे तभी आप अविलंब का ढाल निकाल पाएंगे, स्लोप निकाल पाएंगे। तो यहां से आपने स्पर्श रेखा का ढाल निकाल लिया और अविलंब का ढाल, बस उसको उल्टा किया, निगेटिव साइन लगाया, आराम से इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिए और उसको और लगाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन सब एक जैसे हैं थोड़ा, और ये क्वेश्चन जो है हमेशा पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। अगर पीछे के क्वेश्चंस आपने समझ लिए हैं तो आगे के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि यहां पर फिर वही कहानी, यहां पर वक्र दिया x इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में बस x और y की मान बदले गए हैं, बाकी सवाल लगाने का तरीका एक है। मैं इस सवाल को आपको बता दे रहा हूं तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 1 माइनस a cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 x इक्वल टू दिया गया 1 माइनस a sin थीटा, 1 माइनस a sin थीटा, और y इक्वल टू गिवन है आपको b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा। और इसमें जो है आपको जो ढाल ज्ञात करना है विलंब का वो π/2 पे निकालना है। इससे पहले π/4 था, यहाँ पर π/2 हो गया। सवाल लगाने का तरीका यही वही है। तो dw/2 थीटा, तो dx अपान कितना आ गया, d थीटा आ गया, d/d थीटा 1 माइनस a sin थीटा। देखिए भाई ये जो 0 हो गया, ये हो गया आपका 0, 1 क्या बना 0 माइनस a साइन का, हम लोग सही से कर दूं क्या इसको, चलो देखो d/d थीटा, ये 1 हो गया माइनस a d/d थीटा और sin थीटा। तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म है यानी अचर है। ठीक है, इसका अवकलन हमेशा 0 होता है, आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव में। तो ये तो हो गया 0 माइनस a sin थीटा का क्या बन जाएगा cos थीटा। यानी कुल मिला के ये जो आपके पास में बचा है वो माइनस a cos थीटा ये बचा है। यहां पर आ जाइए तो ये आ जाएगा dy अपान, ये भी डायलॉग लिख लीजिए, dw/2 x नहीं थीटा, तो dy अपान d थीटा। अब देखिए d/d थीटा b cos स्क्वायर थीटा, इसका करना है b बाहर निकालो, d/d थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर b। अब देखिए ये पावर आगे आ गई और ये पावर कम हो गई, और अगेन d/d cos थीटा जो हम लोग करते हैं, क्योंकि cos थीटा हमेशा ध्यान रखिए कि जो फार्मूला आप जानते हैं ये क्यों बार बार कर रहे हैं, ये आपने पढ़ा होगा पीछे, और नहीं पढ़ा है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, d/dx x पावर n, ध्यान से समझ लो इस बात को आप, nx n-1। अगेन हम लोग करते हैं x का। देखिए यहां पर इसको देखो, यहां पर इसको देखो, x की पावर n, x की पावर n, ये रूप और ये रूप मिल रहा है, एक जैसा है, लेकिन जो x और यहां पर cos थीटा, जो x की जगह पर जो बदलाव है
जो चेंजेस आपको नजर आते हैं उसी बात का हम लोग अवकलन दोबारा से करते हैं। जो आपको जैसे जो फार्मूला दिया गया उस फार्मूले में जो आपको अंतर दिखता है, ठीक है, उसी को मैंने आपसे पूछा कि क्या यहाँ पर cos थीटा है, आप तो x देख रहे हैं, मैंने पूछा यहाँ cos थीटा है, आप कह रहे हैं नहीं है। तो जब नहीं है तो अवकलन करो, समझ गया मेरी बात का, क्योंकि यहाँ x था और x का 1 होता है तो हम लोग उसको लिखते नहीं है, लेकिन करना होता है। अभी यहाँ पर कुछ और होता, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर tan थीटा ले लिया, tan थीटा का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर कुछ कोई और चीज ले ली। अब इसको देखिए, अगर मैं चलिए x की जगह में कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2x की पावर 5 है, d/dx है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या यहाँ पर x है, x साथ में है, लेकिन आप बताओगे बिल्कुल x जैसा नहीं है। अगर यहाँ पर x नहीं है तो इसका दोबारा से अवकलन आपको करना होगा। तो जो अंतर आपको फार्मूले में दिखाई पड़ता है, जहां जहां पे अंतर दिखाई पड़ता है उसका अवकलन आपको करना होगा, ठीक बात। अच्छा, अब मैं इसको मिटा देता हूं उधर वाली पोर्शन को, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए यहां पर ये चीज आ गई 2b cos थीटा, और यहां पर cos थीटा का क्या आ गया माइनस sin थीटा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर डिफरेंशिएशन में कोई भी चीज निगेटिव में आती है तो ब्रैकेट में रखिए, वो इनटू माना जाएगा। अगर आपने ये हटा दिया तो ये माइनस 2b cos थीटा माइनस sin थीटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपनी बात को आप ऐसे करिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब देखिए हमने इतनी बात निकाल ली, अब हमको चाहिए क्या, dy/dx चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। तो dy/dx निकालने के लिए dy/dx को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy/d थीटा और dx/d थीटा ऐसे लिखेंगे। तो dy/d थीटा अभी आपने निकाला है 2b cos थीटा और माइनस sin थीटा, ठीक है, ऐसे। और इधर क्या निकाला था आपने, -a cos थीटा, -a cos थीटा। देखिए ये कटा, नहीं कटा, ये नहीं कटा भाई, cos थीटा से cos थीटा, तो ये बचेगा -2b/a और cos हट गया, और केवल क्या बचा आपका sin थीटा। ये माइनस भी गायब हो गया भाई, माइनस का ये है, माइनस के तो बड़ी अच्छी बात है, माइनस भी खत्म हो गया, यानी dy/dx। लेकिन ये जो ढाल है वो किसका, स्पर्श रेखा का। अब स्पर्श रेखा का ढाल तो आपको पता चल गया, लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी जो स्लोप है वो आपको निकालना है x = π/2 पर, यानी dy/dx at x = π/2, यानी 2b/a sin π/2, और sin 90 जो होता है वो 1 होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने क्या निकाली, ये आपने निकाला mt यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन आपको ये चीज नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है अविलंब की प्रवणता, ठीक है। तो अविलंब की प्रवणता एट पॉइंट π/2, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं mn से, -1/, क्या होता है mt, तो -1/, कितना आ गया, ये 2b/a, ये उल्टा कर दीजिए, -a/2b, ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि अवलंब की प्रवणता आ गई। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है, 6 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी चीजें इसके नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएंगी, इसके बाद आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी मेरे द्वारा कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको कोई स्पेशल कोई एक्सरसाइज अगर पढ़नी है, कोई भी बच्चों अगर आपको स्पेशल कोई एक्सरसाइज पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि फला एक्सरसाइज मुझको पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि मैं YouTube पर वीडियो मेरे जो है ऑन डिमांड बनाता हूँ मैं, यानी कि अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है तो मैं आपको, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो बच्चे कहते हैं, मैं उनके हिसाब से बनाता हूँ। तो जो आप बोलोगे वो मैं बना करके आपको डाल दूंगा, ठीक है। कोई भी चीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों चीज़ें हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथ में, A to Z अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो
आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये मेरा 100% आपके साथ कमिटमेंट है कि जो भी चीज़ आपको नहीं आ रही होगी, जो भी मैं वीडियो आपको एक बार बना के दे दूंगा और पढ़ा दूंगा, उसके बाद में मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में, 100 नहीं तो मान के चलिए 95% तो मैं आपको क्लियर करके ही मानूंगा। ये मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो मैं आपके साथ में हूँ हमेशा के लिए। ठीक, और आप इसको कायदे से घर में जा करके रिवीजन करें। ये बात हमेशा समझ लीजिए, ये बात हमेशा मैं वीडियो में अपने लास्ट में जरूर बता देता हूं कि देखिए मैथमेटिक्स मैंने समझा दिया, आपने इसको छाप लिया, ठीक, तो ये एक नकल है, ये कॉपी है। जब तक इस सवाल की आप प्रैक्टिस खुद ब खुद नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा ये सवाल लगाइए, इसके जैसे सवालों की प्रैक्टिस करिए। और एक आप अपना एक्सरसाइज देखिए कि एक्सरसाइज में किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन को देखिए, एक जैसे क्वेश्चन अभी मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए, उस 5 क्वेश्चन में तो सीधे सीधे एक ही फॉर्मेट है, एक जैसे सवाल लग रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 5 सवाल लगाओ, आप एक सवाल लगाओ, मेथड सीखो केवल उसका, बाकी 4 छोड़ दीजिए। आप एग्जाम में आप जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो आप क्या 5000 सवाल लगाओगे? 5000 सवाल नहीं लगाए जाते, और 5000 भी लगाओगे तो जो एग्जाम में आएगा वो कोई अलग आएगा, तो फिर रह जाओगे, रट्टा मार के जाओगे। इससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए और कॉन्सेप्ट पे अपना केवल फोकस करिए, और सवालों की एक कैटेगरी बनाइए, और कैटेगरी के हिसाब से आप पढ़ाई को करिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। ठीक है, पढ़ाई करने का एक मंत्र सीख लीजिए कि कम से कम पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा एरिया आपका कवर होना चाहिए। समझ के बाद जो मैंने अभी बात बताई आपको कि सवाल के टाइप को समझिए, उसको लगाना समझिए, और हर सवाल की प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि सारे आप सवाल लगाते रहिए। ठीक है, तो अब फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको।